अब चूंकि बात न्यायधानी की हो रही है, बिलासपुर की हो रही है, ऐसे में बिलासपुर की कोख से कई लाल ने जन्म लिया है और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है प्रदीप शर्मा जी का। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी प्रदीप शर्मा जी से कि वे मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी, और इनसे भी अब विस्तृत रूप से और गहन चर्चा होगी। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जनधारा मीडिया हाउस के सीनियर एचआर मैनेजर शकील साजिद जी पुष्पगुच्छ से प्रदीप शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे, स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, किसी मेरे एक मित्र की कविता की लाइन है कि अच्छे आदमी की खुशबू सिक रही रोटी की तरह होती है। अच्छे आदमी मिल जाते हैं कहीं भी, कभी भी, कई बार निकल के आते हैं किताब के पृष्ठों के बीच में से। तो प्रदीप शर्मा, मैं जब कुछ अच्छे लोगों की बात करता हूँ, सोचता हूँ जो विचारक हैं, चिंतक हैं, जो अच्छा सोचते हैं तो और जो सादगी से रहते हैं, तो ये सुभाष की बात में मैं प्रदीप भाई से ये तीसरी बार बात कर रहा हूँ, पर वो सुभाष की बात नहीं थी। पर हमने जब वीआईपी चैनल का कार्यक्रम किया था तो उसमें कोई इंसिडेंस है कि संपत सरल भी थे और प्रदीप भाई भी थे। 1 साल पहले हमने ये कार्यक्रम किया था। उसके बाद हमने एक और चैनल के जब का कार्यक्रम, तब भी हमने प्रदीप जी को बुलाया, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे राज्य में जो कुछ आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको लेकर जब भी बातचीत होती है तो मज़ेदार बात ये थी कि जब प्रदीप भाई बोल रहे थे तो सीएम आए, तो सीएम ने कहा कि नहीं, इनको बोलने देना, रोकना नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने और सुनने मिलती है। तो ऐसे प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच में। अब सवाल ये है कि इस पूरे राज्य में एक नया कंसेप्ट लेके आया गया कि जब सबसे पहले योजना आई जिसकी बहुत तारीफ हुई, और जितनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाएं आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नेपथ्य में, ये फ्रंट में नहीं रहते कभी, मैं इनको हमेशा नेपथ्य में देखता हूं। तो अच्छा कैमरामैन हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा डायरेक्टर हो, नेपथ्य में रहता है, तो ये नेपथ्य में रहते हैं। अब सवाल है, नेपथ्य में रहते हैं और बिलासपुरिया हैं, तो अभी हमने बिलासपुर की बहुत सारी व्यथा सुनी। तो प्रदीप शर्मा बिलासपुर को किस तरह से देखते हैं और वो क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम उनसे ये सुनना चाहते हैं। सुभाष भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपने हर अच्छे कार्यक्रम में एक मौका मुझे ज़रूर देते हैं, और आपके कार्यक्रम में आके ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने मित्रों के छोटे से दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको स्मरण होगा कि जब हम दुर्ग में बात कर रहे थे और वहाँ पर जो आपने चर्चा किया, संपत सरल जी भी वहाँ थे, तो वहाँ पर हमने 2-3 बातें की थी। वो थी गांव के सुगंध की, है ना। छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऐसा स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में एक अनोखा स्टेट है, जो एक समाज भी है और एक राज्य भी है। ऐसा कोई और दूसरा स्टेट नहीं है जो एक भाषा का हो, जो राज्य भी हो और समाज भी हो। ऐसा क्यों हो सका? ऐसा इसलिए हो सका कि छत्तीसगढ़ का, पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन हिंदुस्तान में किसी राज्य के लिए किया गया सबसे पहला आंदोलन था, 1956। लोग भूल जाते हैं उसको कि हमारे पूर्वजों ने कितनी लाठियां खाई छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए उस समय, और वो धीरे 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 लोगों के अंदर गया। क्यों गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उसको ये महसूस होने लगा कि भले हमारे यहाँ का आदमी सीपीएन बरार का मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वो कहीं ना कहीं पीछे नेपथ्य में ढकेल दिया जाता है, या हम किसी तरह से कॉलोनाइज हो जाते हैं। तो ये जो चीज़, ये जो टीस है, ये छत्तीसगढ़ी के मन में हमेशा बनी रही, और वो फिर एक राज्य के रूप में उभर के आया। आपको मैं एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि मैं बिलासपुर कैसा देखता हूँ, तो विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तान मेरी जवानी का कुरुक्षेत्र है और मेरे बुढ़ापे की काशी है। तो बिलासपुर मेरे लिए वही है, मेरी जवानी का कुरुक्षेत्र है और मेरे बुढ़ापे की काशी है, और जवानी और बुढ़ापे के बीच में थोड़ा रायपुर चला गया हूँ, ठीक है। तो हर शनिवार रविवार सबको ही जानते हैं कि मैं अपने गांव में होता हूँ, बिलासपुर में होता हूँ। मैंने पूरे हिंदुस्तान में और बाहर में भी, विदेशों में भी
काफ़ी समय पेट्रोलियम के और बाकी नौकरियों के दौरान काटा। लेकिन जो बिलासपुर में जो चीज़ें मुझे मिलती थीं, वो जो सुशांत भाई बोल रहे थे ना कि यहाँ कोई दल नहीं होता, ये सब दल से ऊपर है। ये एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ सवेरे शाम सवेरे जो है कांग्रेस के लोग भाजपा वालों के साथ बैठते हैं, भाजपा वाले कम्युनिस्ट के साथ बैठते हैं और एक साथ, और ये बताते भी कि ये चीज़ें तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि हम लोग मूलतः राजनीति को एक समाज में परिवर्तन का टूल मानते हैं। हम उसको अपने जीवन को चलाने वाली एकमात्र विचारधारा कभी नहीं मानते हैं। ये बिलासपुर की खासियत है। तो बिलासपुर मुझे बहुत प्रिय है और इसलिए मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि बिलासपुर जैसा सुंदर शहर फुर्सत के समय काटने का कहीं नहीं है। मतलब आप पान ठेले में चले जाइए, आप जगदीश हलवाई के यहाँ चले जाइए, 2 पीढ़ियों से नाश्ता करा रहा है, तो आप उसके घर में जाके खड़े हो जाओ, वो बेचारा तुरंत अपना आलू चाव समोसा चाट जो भी बनाता है ला के देगा और पूछेगा भैया बहुत दिन से दिखे नहीं। तो मैं बताता हूँ उसको, यार आजकल रायपुर चला गया हूँ। ये तब भी वो पूछता था जब मैं 16 साल तक बाहर था। ये जो छोटे शहर की जो खासियत है ना, उससे बिलासपुर शराब हो रहा है। अब बढ़ भी गया है लेकिन उसमें वो चेंज नहीं आया है और भगवान न करे वो चेंज आए। तो आप रायपुर में रहकर बिलासपुर को इसी तरह मिस करते हैं और क्या क्या मिस करते हैं? हमारी और रुचिर भैया की अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि 2 सलाहकार रायपुर के हो जाते हैं और हम 2 सलाहकार गैर रायपुरिया हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं उनको कि रायपुर ने बिलासपुर के ऊपर कॉलोनियल कब्जा किया हुआ। एक मुझे एक बात और बताता हूँ सर आपको। रतन सिंह, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर है, तो रतनपुर के जो राजा थे रतन सिंह, उनके 2 बेटे थे, पृथ्वीपाल सिंह और राय सिंह। तो एक बार दक्षिण का कोई राजा, उसने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया। तो जब छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया तो वो लड़ते लड़ते वो लगभग बिंद्रा नवागढ़ तक आ गया। तो यहाँ से ये निकले रतनपुर से लोग पूरा फौज फटाका लेके, और फिर उसको चित्रकूट में जाके हराया। और इतना हराया, इतनी भयानक लड़ाई हुई और भागा वो, हार के और भागते भागते समुद्र में कूद के भागा, तब तक पीछा किया गया। तो छत्तीसगढ़ी लोग इस टाइप के होते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि उसके बाद उसने बोला कि रतन सिंह ने बोला कि ऐसा करो, एक दक्षिण में भी अपन एक छोटा सा अपना चौकी बना लेते हैं रतनपुर राज्य का। तो एक जगह चयन किया गया, बढ़िया बनाया गया। उसको बोला, उसने कहा कि बड़ा लड़का पृथ्वीपाल है वो यहाँ रुक जाए, छोटा लड़का है उसको वहाँ भेज देते। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाओगे? बोला वहाँ महामाया नहीं है, वहाँ तालाब नहीं है, वहाँ नदी कहाँ, खारून नदी कहाँ मिलेगी मेरे को, है ना। तो उसने कहा मैं सब बना देता हूँ। फिर रतनपुर के हिसाब से बिल्कुल रतनपुर की फोटोकॉपी एक शहर को बनाया गया जिसका नाम राय सिंह के ऊपर में रायपुर पड़ा। वहाँ पर महामाया है, रतनपुर की तरफ बूढ़ा तालाब है, रतनपुर की तरफ बूढ़ादेव है, रतनपुर की तरफ, यहाँ तक कि हमारी नदी का नाम खारून है, पुराना नाम खारून है हमारा। तो वहाँ जो नदी बहती थी ना, जो पाटन से निकलती है, उसका नाम उन लोगों ने खारून रखा ताकि वो मिस मत करे। तो हम लोग सर बिलासपुर वाले बड़े विनम्र हैं, सज्जन हैं, और हम लोगों ने उनको एक शहर बना के दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अटल भाई को पर्यटन का जिम्मा दिया है कि वो यहाँ के लोग अच्छा शहर बना के देते हैं। तो मैं वैसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है सर जी, कि रायपुर इज ट्रू रिप्लिका ऑफ रतनपुर। वहाँ भी 36 तालाबों के मंडल है। रतनपुर में तो खैर 285 तालाब है, लेकिन रायपुर में भी किसी समय में 140 तालाब होते थे। ये आपने अच्छी बात की। अनुपम मिश्र की किताब है कि तालाब अभी भी खरे हैं, और छत्तीसगढ़ तालाबों के लिए जाना जाता था। पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तालाब जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर या कॉलोनी के नाम पर पट रहे हैं। और आप जो है जिस योजना को आप विचार से संचालित करते हैं, नरवा गुरवा बाड़ी, ये कहीं ना कहीं जल को बचाने की योजना, ये किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं? सर जब मैं छत्तीसगढ़ 16-17 साल बाद
जी। पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह करके लौटा तो मैंने 2 चीज़ बड़ा मिस किया। जिन गाँवों को मैं जैसा छोड़ के गया था वो गांव वैसे नहीं थे। हम लोग का सुबह शुरुआत होता था, सबसे पहले उठे और सीधे तालाब गए, और वो तालाब में सब कुछ नहाना, तैरना, खेलना, फिर लौटना, और लौटने के बाद फिर गांव के काम में लग जाना। शुरुआत तालाब से होती थी। तालाब जीवन ही नहीं सर, वो एक संस्कृति है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये बता के आपको कि अनुपम जी अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने रायपुर आके कहा मुझे कि वो रतनपुर देखना चाहते हैं। तो मैं उनको रतनपुर लेके आया। रतनपुर देखने के बाद उन्होंने कहा प्रदीप मुझे मेरे जीवन की एक बड़ी अभिलाषा आज पूरी हो गई। और वहाँ से लौटे बड़े खुश होके। कुछ समय बाद मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं उनके, और कुछ दिन बाद जो है वो नहीं रहे। तो उन्होंने रतनपुर को इतना लिखा था पर देखा नहीं था। तो मुझे लगा सर जब लौटा मैं, तो मुझे लगा कि ये तालाब गायब हो गए। तो मुझे लगा कि क्या क्या गायब हो गए उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। तो 4 चीज़ें सामने आई। पहला आया, हमारे छत्तीसगढ़ में सर 33,000 नाले हैं, छोटे बड़े 211 किलोमीटर लंबे 33,000 नाले हैं, और 20,000 गांव हैं। बाकी नाले जंगल में हैं, पर कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके आजू बाजू से एक नाला नहीं गुजरता हो। इन नालों को साल भर बहने वाला बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 55,000 तालाब उस समय बनाए थे। अभी लैंड यूज चेंज होने से लोगों की अलग अलग चीज, मतलब मनरेगा में ऐसी बातें हुई कि जिधर से पानी आता है उधर ही काट दिया गया, सड़क बन गई, तालाब सूखने लगे। तो मुझे लगा कि तालाब तो ठीक है, लेकिन गांव का सबसे लो लाइंग एरिया नरवा यानी नाला होता है। तो पानी अपना रास्ता नहीं भूलता सर। अब पानी जो है आखिरी में नाला को फ्लड कर ही देता है। चाहे आप कुछ भी बना लो, बड़ा सिटी बना लो वहाँ पर, वो सिटी को फ्लड कर देगा, क्योंकि वहाँ तो नाला था ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि नरवा बचाना चाहिए। फिर आया गरुआ। गांव में गाय, मतलब सर जो हमारे गांव में गोधूली वेला का समय होता था तो एकदम बिल्कुल घंटियाँ वंटियाँ बजाते हुए गाय आ रही है, दिया बाती हो रहा है, चूल्हों से धुआं उठ रहा है, अंगीठी में कुछ कुछ पक रहा है, बच्चे अपना बिस्तर तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, मतलब एक पूरा माहौल होता था। अभी क्या है सर, गांव में जो गाय है ना, वो जिस समय में गांव में आती थी उस समय में वो गांव से बाहर जाने लगी, क्योंकि सारा चारागाह इंक्रोचमेंट हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ सर कि जहाँ मैंने पढ़ाई की, मैंने IIT से 2 M.Tech किया है, और ये जो पूरी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है सर, इसमें गांव और उसकी ज़िंदगी कहीं नहीं है। तो यहाँ जो मुख्यमंत्री हुए थे उनकी तकलीफ ये थी कि वो ये डेवलपमेंट जो विकास है ना उससे बड़े प्रभावित थे। इनके विकास का मतलब था सड़क, 4 लेन, जरूरी है ये, लेकिन सर आप ये सोचिए कि एक 4 लेन हाईवे बनता है तो गांव का आदमी ये सोचता है कि अब मेरा बेटा इस पर साइकिल पकड़ के सीधा शहर चला जाएगा। तो ये जैसे अंग्रेज लोगों ने रेल लाइन बनाई थी ना यहाँ के कोयले को लूटने के लिए, इसको, तो ये छत्तीसगढ़ में उस तरह का हो रहा था। तो मुझे लगा कि गौठान बनाना चाहिए, तो गरुआ की बात आई। हमारे यहाँ पर कार्बन का जो परसेंटेज सॉइल में था वो 26% 22 सालों में घट गया, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर इतना डाला, और घुरवा का जो चीज़ था उसको हमने डालना बंद कर दिया खेत में, कंपोस्ट बंद हो गया। तो धान तो हो रहा है लेकिन उसकी लागत मूल्य लगभग डबल हो गई है। तो किसान अमीर नहीं हो रहा था, किसान गरीब हो रहा था। भूपेश जी ने फिर उसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना से काफ़ी पैसा दिया तो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन धरती का क्या करेंगे। और सर धरती जो है, गाय जो है ना छत्तीसगढ़ की, वो दूध देने के लिए नहीं पाली जाती है। जितना मनुष्य के लिए दूध जरूरी है सर, उतने ही खेत के लिए गोबर जरूरी है। तो वो गोबर को पहचान के उसका वर्मी कंपोस्ट बना के 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना, 200 करोड़ का गोबर खरीदा गया, ये सारा का सारा किसानों खेत में गया। तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। बाड़ियाँ, घर में आप जाइए तो हम लोग के यहाँ कोई शादी करने जाता था ना तो बोलता था उसका बाड़ी देख लेना, लड़के के यहाँ बाड़ी देख लेना, क्योंकि मेरी बेटी के घर में रात को यदि कोई सब्जी बनाना हो, कुछ नहीं मिले तो बाड़ी अच्छा होगा ना, तो घर में कुपोषण नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में हर घर के पीछे बाड़ी होती थी। वो बाड़ियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उसको फिर से शुरू किया गया। तो ऐसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आया। तो मुख्यमंत्री जी गांव के हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया।
और स्वीकार किया। कांग्रेस ने नारे पे लड़ाई लड़ी, जीत गई। तो उसके बाद फिर हम लोग तो लगा ठीक है अब जीत गई कांग्रेस, तो फिर अचानक एक दिन हमको कॉल आया, चलो आ जाओ वापस। तो हमने कहा क्या करेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा जिस सपने को दिखाए हो उसको पूरा कौन करेगा। तब से ये कार्यक्रम चालू है और आज तक बिना थके। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज है, जो उसकी परिकल्पना है, भूपेश बघेल भी बार बार गांधी को याद करते हैं, आपसे भी बातचीत होती तो गांधी आपके अवचेतन में होते हैं। और आपको लगता है कि गांधी जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या हमारी मजबूती का जो उन्होंने जो एक मॉडल बताया वो कारगर है, तो कहीं आप इसको गांधी की परंपरा से भी जोड़ते हैं? बिल्कुल सर, गांधी जो है एकमात्र, देखिए हिंदुस्तान में 3 लोग हुए जो बड़े लोग हुए। एक है गांधी, दूसरे हैं अम्बेडकर और तीसरे हैं बहुत बड़े आदमी हैं सुभाष बोस। उसके बाद नेहरू आते हैं। इन तीनों की खासियत यह कि तीनों गांव में कभी नहीं रहे। गांधी संपत जी गांव में कभी नहीं रहे, पर जब गांव में वो 2 साल तक घूमे ना तो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसको बहुत थोड़े लड़ने की जरूरत है, क्योंकि गांव गणराज्य है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है। यहाँ के गांव में आप सीरियसली जाएंगे तो यहाँ के लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कौन राजा है। बहुत पहले मैं काम कर रहा था गांव में, इस सरकार में आने के पहले, तो एक आदिवासी को मैंने बताया, शुरू किया, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी ने ये किया। तो मेरे को अपना बीड़ी उड़ी सुलगाया उसने, फिर बोला बाबू जेला तुमन महात्मा गांधी का था, तेने लामन इंदिरा गांधी का था। मतलब ये जो चीज़ आप कह रहे हो कि ऐसा किया वैसा किया, ये सब तो इंदिरा गांधी ने भी किया है, तो हमारे लिए इंदिरा गांधी इज इक्विवेलेंट टू गांधी। मैं दंग रह गया उसकी इस समझ को देख के। तो गांधी ने इस समझ को समझा कि कोई नृप होए हमें कहानी कहना जो है वो इस बात का प्रतीक है कि ये लोग अंग्रेज को अपना राजा नहीं मानते। तो गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि आप हमारे राजा तभी तक हैं जब तक हम आपकी प्रजा बने हुए हैं। और वहाँ से जो गांधी की सोच शुरू हुई तो उन्होंने छोटी छोटी जातियों को खड़ा किया, उनके उत्पादन को खड़ा किया। और गांधी ने पूरी लड़ाई इकोनॉमिक्स पे लड़ी, पॉलिटिक्स पे तो 1942 के बाद आई है, उसके पहले चरखा है, करगा है। यहाँ तक कि गांधी ने हरित खाद बनाने के लिए कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तो ये चीज़ों को हम लोग को समझ में आया कि स्वतंत्रता के 70 सालों में ये गांव का जो हिस्सा है थोड़ा पीछे रह गया था। तो भूपेश जी आए तो उन्होंने देखा कि वो पुराना जो सभ्यता का जिन चीज़ों को हम इम्फेसिस कर रहे थे उससे गांव दरिद्र हो रहा है, तो उन्होंने पीछे चीज़ों को जो गांधी का रास्ता था फिर खड़ा किया, तो ये चीज़ें चल निकली। सरकार ने एक योजना लाई रोका छेका। हम देखते हैं कि शहरों में खास करके, गाँव में तो ठीक है कि इसके बावजूद जैसे गोबर भी खरीद रही सरकार, गौमूत्र भी खरीद रही है, रोका छेका भी लाई, पर जानवर जो हैं वो सड़क से गायब नहीं हो रहे हैं, उनकी वो सड़क पे दिख रहे हैं। और आए दिन कोई जानवर किसी ट्रक में दब जाता है या कहीं कोई देख लेता है, जबकि हमारे देश में परसाई लिखते हैं कि बाकी देशों में गाय दूध देने के काम आती है, हमारे देश में दंगा कराने के काम आती है। तो ये जो गाय को लेकर सोच है, या इसको थोड़ा बताइए। सर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर ट्रैक्टर के आने के बाद बैल बेकार हो गए, अब बैल पालना मुश्किल हो गया। फिर दूसरा ये था गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ट्रैक्टर का हालत ये था सर कि एक गांव में 5 ट्रैक्टर है, सबसे पहले वो धान ढोता है, धान ढोने के बाद फिर वो सड़क का कार्य, मनरेगा कार्य, गिट्टी धोता है, उसके बाद रात को 11 बजे 12 बजे वो गोबर खाद को खेत में डालने का अपॉइंटमेंट देता है। तो कौन किसान जाएगा? तो अब ये किसान जो है धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, गोबर का कोई उपयोग नहीं था, तो इसने अपनी गायों को भी बहुत दुखी मन से लेकिन विदा कर दिया। सर छत्तीसगढ़ में 1,10,000 गाय है, सॉरी 1,10,00,000 गाय है। 1,10,00,000 गाय में सर 33 लाख गाय लावारिस है। हाँ, अब 33 लाख गायों के लिए 10,000 गौठान हमने बनाए हैं। धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, अब चीज़ें आ रही है। एक बात और कहना चाहूँगा सर, रोका छेका जो है वो आवाहन होता है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना है, पर रोका छेका हर गांव की व्यवस्था है। तो आह्वान करती है सरकार कि चलो भाई अब रोका छेका कर लो। तो उसमें अब शहर का आदमी कैसे रोका छेका करेगा? ठीक बरसात के टाइम में रोका छेका होता है, वो दूध दूता है, उसके घर में इतना कीचड़ हो जाता है वो सड़क में छोड़ देता है।
तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इसके लिए दहीहान बना रहे हैं, छोटे गांव के लिए गौठान और शहर के लिए बड़ा 80-50 एकड़ में दहीहान, जो पुरानी परंपरा है, तो शायद अब धीरे धीरे रुके। कांग्रेस अपने विधायकों के लिए भी उधर मध्य प्रदेश में रोका छेका नहीं कर पाई, कई जगह रोका छेका की कोशिश हुई पर जीतते लोग हैं कांग्रेस से, पार्टी किसी की बन जाती थी। रोका छेका राजनीति में कितना कारगर होगा? सर सामान्य तौर पे मैं राजनीति का वैसे ही बाहर से दर्शक हूँ जैसे आप हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं एक बात आपने कहा है, बहुत सुंदर बात है, ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के कांग्रेस में 2 हिस्से थे। एक हिस्सा गांधी का हिस्सा था, गांधी कांग्रेस के सदस्यता छोड़ चुके थे, और गांधी की एक पूरी परंपरा थी सर्वोदय की परंपरा, और ये सर्वोदय की परंपरा जो थी ये राजनीतिक कांग्रेस की परंपरा के ऊपर में हमेशा भारी रहती थी। लेकिन 77 में आके सर ये जो हुआ कि सर्वोदय जो है जयप्रकाश नारायण के कारण सर्वोदय पूरा का पूरा उठ के एंटी कांग्रेस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो जाए, हो सकती हो जाए। तो ये जो चीज़ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कांग्रेस जो राजनीतिक दल है उसको अपने वापस मूल्यों में लौटने में 15-20 साल लग गए। और बीजेपी में अभी ये हुआ है कि बीजेपी के पास एक मॉरल कीपर एक संस्था है आरएसएस, तो कुछ भी गलत सलत हो रहा है तो वो लोग इंटरवीन करते हैं, वहाँ से दिशा निर्देश लेते हैं। कांग्रेस जो है उसके पास सर्वोदय था, विनोबा उसके सबसे बड़े आदमी थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो कांग्रेस यदि उसको अभी बहुत तेज़ी से कोशिश कर रही है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो नई कांग्रेस बन रही है, शायद उसमें उस तरह के सांस्कृतिक चीज़ें खड़ी होंगी। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कांग्रेस अपने पुराने मूल्यों पे लौट रही है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करती। तो ये जो चीज़ है शायद कांग्रेस में एक परिवर्तन लाएगा, जो ये भी जो जिस तरह के हम देख रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग चले जाते हैं वाला जो नारा चल रहा है, उसको दूर कर देगी। और वैसे भी सर इसके पहले इसी छत्तीसगढ़ में भाजपा के बहुत सारे लोग कांग्रेस पे चले गए थे, तो ये तो आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, हरियाणा से शुरू हुआ, आया राम गया राम, पूरे देश का चरित्र बन मतलब गया। ये पहली बात नहीं है हाँ कि वहाँ हुआ करके। हाँ ठीक कह रहे। तो प्रदीप जी से बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक निदा फाजली का शेर है कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे संग आम के मीठी हो गई धूप। तो इनके साथ बैठ के बात करने का बहुत आनंद आता है। बहुत सारे विषयों पर और मुद्दों को लेकर गहन चर्चा यहाँ पर हुई है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ में थे, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के उनके सलाहकार। क्योंकि बिलासपुर की बात हो रही है, हम उस शहर में हैं और बिलासपुर की कोख से कई लाल ने जन्म लिया है और उन्हीं में से एक हैं प्रदीप शर्मा जी।